6 अरब साल लेंगे उसको करने के लिए, वो 1 सेकंड में उतनी बड़ी कैलकुलेशन कर देता है। IBM का ये समिट सुपर कंप्यूटर। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत स्वागत है, खुशामदीद। रोज़ की तरीके से आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और आज हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर को उसके वर्क के आधार पे, उसके प्रोसेसिंग पावर के आधार पर, इस्तेमाल करने की जगह के आधार पर हम कंप्यूटर को कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर, उसकी परफॉर्मेंस को खास तौर से ध्यान में रख करके इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं कि कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन हम किस तरह से और कितनी कैटेगरीज में कर सकते हैं। आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, वर्क एंड प्रोसेसिंग पावर। हम ये 3 चीजों को ध्यान में रख करके कंप्यूटर क्लासिफिकेशन करेंगे। वी कैन डिवाइड द कंप्यूटर्स इनटू 4 कैटेगरीज एज पर देयर वर्क एंड परफॉर्मेंस। कंप्यूटर के वर्क और परफॉर्मेंस के आधार पर हम इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सुपर कंप्यूटर, सेकंड आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, उसके बाद तीसरे नंबर पे मिनी कंप्यूटर आता है, चौथा नंबर होता है वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। देखिए कहीं कहीं पे ये 5वां भी एक कैटेगरी बना दी गई थी, जैसे वर्क स्टेशन को अलग कैटेगरी और माइक्रो कंप्यूटर को अलग कैटेगरी में बनाया गया था। मेरे हिसाब से वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर लगभग सेम कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम दोनों को ही खुद से उसके ऊपर काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 सुपर कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि नाम है सुपर कंप्यूटर, इस तरीके से उसका काम भी ज्यादा स्पीड, पावर, हाई परफॉर्मेंस और बहुत बड़े लेवल पे काम को कंट्रोल करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर विच कैन प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें सीधे बताया जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। बहुत ज्यादा पावरफुल का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है बहुत ही कम टाइम में। एन एग्जाम्पल ऑफ IBM समिट सुपर कंप्यूटर। अभी लेटेस्ट एक सुपर कंप्यूटर आया है IBM कंपनी का, जिसको नाम दिया गया है IBM समिट। इट कैन परफॉर्म 200 क्वाड्रिलियन 200 पीटाफ्लॉप्स। फ्लॉप्स जो होती है वो सुपर कंप्यूटर के परफॉर्मेंस की मेजरमेंट यूनिट होती है। जैसे हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर को हर्ट्ज में नापते हैं, लेकिन जहां हम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि सुपर कंप्यूटर कितने फ्लॉप्स पे काम कर रहा है। 200 पीटाफ्लॉप्स पे ये काम करता है। फ्लॉप्स stand for floating point operation per second. It is the performance measurement unit for supercomputers. Supercomputers are used for flops, जो कि सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मेजरमेंट यूनिट है। तो इसके कुछ काम जो कि ये नीचे दिए गए हैं, इसमें है साइंस, इंजीनियरिंग, डिफेंस, एरोस्पेस, एजुकेशन, रिसर्च वगैरह। अब देखिए इसमें जितने भी काम है ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर ही इस काम को मैनेज कर सकता है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स वगैरह हैं, साइंस के अंदर बहुत हाई लेवल पे काम करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कोई छोटे मोटे कंप्यूटर काम भी नहीं कर पाएंगे। इंजीनियरिंग के कामों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग पे काम हो रहा हो, तो ऐसी जगहों पर भी हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा पावर हमको चाहिए ही। डिफेंस के अंदर बहुत सारे वेपन्स के कंट्रोलिंग के लिए, एरोस्पेस, फ्लाइट्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज वेदर फोरकास्ट। मौसम में बदलाव जो आते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है, और पूरी दुनिया के मौसम को कैलकुलेट करने के लिए हम छोटे मोटे कंप्यूटर से नहीं कर सकते। इतने बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्लाइमेट रिसर्च, सिमुलेशन, बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग में सबसे पहले सिमुलेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको कह सकते हैं कि ये आभासी है। आभासी का मतलब आप सीधे समझिए कि वर्चुअल। साइंटिफिक सिमुलेशन का मतलब यही हो गया कि साइंस के अंदर आभासी चीजों का स्ट्रक्चर तैयार करके उसके ऊपर रिसर्च करना। एनिमेटेड ग्राफिक्स का मतलब आप समझते ही होंगे, जैसे कि गेम्स वगैरह है। गेम्स में क्या होता है कि ग्राफिक्स, एनिमेटेड ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। डीप अर्थ एक्सप्लोरेशन, जमीन के अंदर, अंदरूनी सतहों के अंदर क्या चीजें हैं क्या नहीं है, इन सारी चीजों पर भी रिसर्च किया जाता है, उसको एक्सप्लोर किया जाता है। तो इन सब चीजों के रिसर्च के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्रिप्ट एनालिसिस, डीप एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस रिसर्च, ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी सुपर कंप्यूटर ही होता है, जो कि इन सारे स्पेस रिसर्च को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया आपका सुपर कंप्यूटर और उसके कुछ काम। अब यहाँ एक स्पेशल चीज देखिए, IBM समिट सुपर कंप्यूटर कैन कैलकुलेट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में IBM का समिट सुपर कंप्यूटर जितनी बड़ी कैलकुलेशन कर सकता है, उतनी बड़ी या उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए हम और आप कितना टाइम लेंगे? 6 बिलियन ईयर्स, 6 अरब साल हम लेंगे। बताइए, सुपर कंप्यूटर की स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस
अब बताइए इस हिसाब से हम कितना माने कि 1 सेकंड का उसका काम अगर हमें करना हो तो हम 6 अरब साल लेंगे उसको करने के लिए। वो 1 सेकंड में उतनी बड़ी कैलकुलेशन कर देता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे साइंटिफिक रिसर्च में, स्पेस रिसर्च में, डीप अर्थ रिसर्च में और इस जैसे बहुत बड़े बड़े रिसर्च में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बहुत बड़ा डेटा बहुत कम वक्त में कैलकुलेट होकर के हमारे सामने रिजल्ट के तौर पे आ जाए। सुपर कंप्यूटर के कुछ नमूने, एग्जांपल्स, फोटोज। ये देखिए सम फोटोज सुपर कंप्यूटर। अब देखिए ये IBM का ये समिट सुपर कंप्यूटर है। दिस वन इज IBM समिट सुपर कंप्यूटर, अमेरिका। हमारे भारत का, इंडिया का ये सुपर कंप्यूटर है। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर, ये है चाइना का सुपर कंप्यूटर। तियाने 2 सुपर कंप्यूटर चाइना। फगाकू या फजाकू सुपर कंप्यूटर जापान। और यहाँ पे PCK RSK टोर्नेडो सुपर कंप्यूटर रसिया है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि वर्ल्ड टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये देखिए साइट कहाँ पे लगा है, किस देश के अंदर, सिस्टम कौन सा सिस्टम, उसका नाम क्या है। देखिए यहाँ पे है फ्रंटियर, यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ पे लगा है वो दिखा रहा है। सुपर कंप्यूटर फजाकू जापान। लूमी ये फिनलैंड का है। समिट ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। सिएरा ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का है। सनवे ताइहू लाइट ये है चाइना का। पर्ल मटर जो भी नाम होगा, तो पर्ल मटर या जो भी है यूनाइटेड स्टेट्स। सीलिन यूनाइटेड स्टेट्स। तियाने 2A चाइना। एडास्ट्रा फ्रांस। तो ये इतने टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स अभी के जो इस वक्त अभी चल रहे हैं। तो ये हो गया एक लिस्ट सुपर कंप्यूटर्स के नाम, उनकी साइट्स और उसके कुछ डिटेल्स हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बाद वाले कंप्यूटर के बारे में। दूसरा नंबर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इनफॉर्मली कॉल्ड अ मेन फ्रेम और बिग आयरन। देखिए इसको बिग आयरन भी कहते हैं। इज अ कंप्यूटर यूज्ड प्राइमरीली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन लाइक बल्क डेटा प्रोसेसिंग फॉर टास्क सच एज सेंसस, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग एंड लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब देखिए इसमें जगहों के बारे में बताया कि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, बिग आयरन कह के भी इसको बुलाते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पर बल्क डेटा प्रोसेसिंग मतलब बहुत बड़े पैमाने पे डेटा को प्रोसेस किया जाता हो। जैसे सेंसस हो गया, हमारा जो शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए उसके सर्वर के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सेंसस में बड़ी कोई इंडस्ट्री हो, कंप्लीट कंज्यूमर डेटा को कंट्रोल करने के लिए। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब जैसे हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा बैंक हो जिसकी ब्रांचेस पूरे कंट्री के अंदर हो, उसके ट्रांजैक्शन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उसका पूरा नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए, उसके डेटा बेसेस को कंप्लीटली कंट्रोल करने के लिए इतनी बड़ी डेटा प्रोसेसिंग है और वहाँ पर कोई छोटा मोटा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। और ऐसा भी नहीं कि वहाँ सुपर कंप्यूटर हम लगा देंगे। तो सुपर कंप्यूटर के बाद जो कंप्यूटर आता है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसको बहुत बड़े इंडस्ट्री लेवल पे, बड़े नेटवर्क लेवल पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैंकों में ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग हो गई, सेकंडों में ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा तो होता है लेकिन इतना बड़ा तो नहीं होता कि जैसे सुपर कंप्यूटर होता है, एंड हैज मोर प्रोसेसिंग पावर देन सम अदर क्लासेस ऑफ कंप्यूटर्स। और ये जो है कुछ दूसरे क्लास के, जैसे इसके बाद आते हैं कि मिनी कंप्यूटर आता है या माइक्रो कंप्यूटर आता है, सेकेंड और थर्ड क्लास के जो कंप्यूटर्स हैं इनके हिसाब से इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर होता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर के जैसा प्रोसेसिंग पावर नहीं होता और ना ही उतने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है, ना ही उतना ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जो सर्वर होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं या वर्क स्टेशंस होते हैं या पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, इनकी अपेक्षा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर रखता है। टुडे मोस्ट एमिनेंट वेंडर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर IBM, हिताची, अमदाल एंड यूनिसिस। ये कुछ कंपनीज हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बनाती हैं और मार्केट में उसको उतारती हैं। यूनिवेक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 मेन फ्रेम कंप्यूटर वाज द फर्स्ट डेवलप्ड बाय J. Presper Eckert एंड जॉन मॉकली इन USA 1951। यूनिवेक 1 नाम का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था पहली बार 1951 में बनाया गया। वो कहाँ बनाया गया? USA के अंदर। ये 2 लोगों ने बनाया इसको रिसर्च करके, J. Presper Eckert एंड जॉन मॉकली। उसके बाद इसमें कुछ बताया गया कि आज के वक्त में ये कौन कौन से काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। परफॉर्म लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जैसे बैंकों में ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना हो गया। सपोर्ट 1000 ऑफ यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम करंटली एक्सेसिंग न्यूमरस रिसोर्सेज, बहुत बड़ी वेबसाइट को चलाना हो तो ऐसी जगहों पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद तीसरा हो गया मैनेज टेराबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस, कोई डेटाबेस हो, बहुत बड़ा डेटाबेस हो जिसमें टेराबाइट में डेटा को प्रोसेस करवाना हो, ऐसी जगहों पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। हैंडल लार्ज बैंडविड्थ कम्युनिकेशन, कहीं पे कम्युनिकेशन करना हो, बहुत बड़े लेवल पे मैसेजिंग वगैरह करना हो, ऐसी जगहों पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। सम पिक्चर्स वीडियोज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर नेक्स्ट। ये देखिए IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये IBM का है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक मॉडल ये है
और एक मॉडल है फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर का, एक अलग मॉडल, ये अलग मॉडल एक और है, एक तीसरा मॉडल है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ये रियल फोटोज हैं या रियल के जैसा हो सकता है कि ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग के जरिए बनाया गया हो। बहरहाल मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ ऐसा ही होता है। निचोड़ जो निकला वो ये निकला कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो पर्सनल कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, परफॉर्मेंस उसकी कहीं ज्यादा हाई होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मिनी कंप्यूटर, नाउ मिड रेंज सर्वर्स। तीसरा जो है वो मिनी कंप्यूटर है। आज की डेट में मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आज की डेट में उसकी जगह पे मिड रेंज सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिनी कंप्यूटर दैट वाज स्मॉलर लेस एक्सपेंसिव। जो मिनी कंप्यूटर होता है क्या होता था की बात करेंगे हम, क्योंकि इसका इस्तेमाल पहले होता था। आज की डेट में मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह पे बहुत सारे हाई परफॉर्मेंस पीसीज आ गए हैं, सर्वर्स आ गए हैं, मिड रेंज सर्वर्स आ गए हैं, मेन फ्रेम्स आ गए हैं। तो ये हो गया। अब देखिए मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, उससे कम एक्सपेंसिव होते हैं और उससे पावर में भी कम होते हैं, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर के हिसाब से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं होता था, इसको हम जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, कुछ स्पेशल काम होते जो इससे कराए जाते थे। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आप समझ रहे हैं, फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। अब देखिए 1950 के आसपास इसको डेवलप करके इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन 1960-70 के आसपास इसको धीरे धीरे हटा दिया गया। 1980-90 तक ये खत्म हो गया बिल्कुल। इसके काम को पर्सनल कंप्यूटर्स के जरिए और वर्क स्टेशंस के जरिए किए गए, और इसके अलावा इसकी जगह पर मिड साइज सर्वर्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि आज भी आ रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर आज भी आ रहे हैं, वर्क स्टेशंस जिसको सर्वर बना करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज की डेट में मिनी कंप्यूटर को हटा करके इन सारे हाई पावर पर्सनल कंप्यूटर्स के टाइप के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। तो आज की डेट में कई सारे पर्सनल कंप्यूटर जो कि पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, वर्क स्टेशंस, मिड साइज सर्वर्स का इस्तेमाल होने लगा। किसकी जगह पे? मिनी कंप्यूटर्स की जगह पे। तो मतलब ये हो गया कि मिनी कंप्यूटर इस नाम की जो चीज़ है या इस नाम का जो कंप्यूटर है वो आज की डेट में इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, लेकिन उसके जैसे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये जो हमने बताया वो ये हैं। तो पहले 1950 के आसपास शुरू हुआ और 1980-90 के आसपास इसका रवाज खत्म हो गया। एक मिड रेंज कंप्यूटर जो होता है वो सर्वर के तौर पर इस्तेमाल, विच स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है, प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड कर सकता है ना, जो कि किसी बड़े नेटवर्क में कनेक्टेड यूज़र्स को, जितने भी यूज़र उसके अंदर कनेक्टेड हैं उनको उसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कौन कौन सी सर्विस? स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, प्रोसेसिंग पावर की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, और अदर रिसोर्सेज को, उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है, जो कि उसके नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बड़े नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए ही हम ऐसे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मिनी कंप्यूटर की जगह पर आज की डेट में हाई परफॉर्मेंस पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स, चाहे वो सर्वर होते हों, चाहे वर्क स्टेशन होते हों, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर होते हों, उनका इस्तेमाल आज की डेट में किया जा रहा है। यानी जो यूज़र इससे कनेक्टेड रहेंगे, इसकी सर्विसेज को लेंगे, वो क्या कहलाएंगे? क्लाइंट। हेंस टर्म क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो ये टर्म आ गया क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। सर्वर हो गया ये मिनी कंप्यूटर की जगह पे इस्तेमाल होने वाले मिड रेंज सर्वर्स, और क्लाइंट हो गए हम और आप जो कि उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स फोटोज़ हैं यहाँ पे। एक ये सर्वर है डेल का, ये दिखाया गया है, ये भी किसी कंपनी का IBM वगैरह का कुछ होगा, IBM का ही लग रहा है। सर्वर्स जो बनते हैं उसके लिए यहाँ पे उसके फ़ोटोज़ दिखाए गए हैं कि इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम चौथे कैटेगरी के बारे में। चौथा कैटेगरी है माइक्रो कंप्यूटर्स। एक छोटे पैमाने पर एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम, जो कि डिजाइन किया गया होता है एक पर्सन को एक बार में, यानी एक टाइम में एक पर्सन को अपना खुद पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल। और ये माइक्रो कंप्यूटर आज की डेट में क्या कहला रहा है? पर्सनल कंप्यूटर। ये जो पर्सनल कंप्यूटर हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी का कंप्यूटर है, जिसको पीसी कहते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी सिंगल माइक्रो प्रोसेसर के बेस पे जो काम करता है। अब देखिए सिंगल माइक्रो प्रोसेसर हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो हमारे सर्वर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें प्रोसेसर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे पर्सनल कंप्यूटर में सिंगल प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। इस कैटेगरी में जो आते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर, जो कि पीसीज वगैरह होते हैं, कुछ कैलकुलेटर मशीन, मोबाइल फोन्स, नोटबुक पीसीज और वर्क स्टेशंस, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। अब मान के चलिए कि जितने भी टाइप के पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, मिनी सर्वर्स होते हैं, वो सारे आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के रेंज में। माइक्रो कंप्यूटर हमारे अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हमें एक नेटवर्क बिठाना हो जिसमें क्लाइंट और सर्वर बेस्ड नेटवर्क बनाना हो, तो उसके लिए हम एक हाई पावरफुल परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर लेंगे जो कि सर्वर बनाएंगे, और उसके बाद कुछ हल्के फुल्के पर्सनल कंप्यूटर्स ले लेंगे जिसको उसका क्लाइंट बना देंगे, और एक नेटवर्क बना करके उसके अंदर क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्क इस्टेब्लिश कर देंगे। तो ये हो गया क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्क।
और माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पीसी। अब इसमें 4 टाइप के आते हैं ये। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। मेनली जो इसको डिवाइड किया जाएगा अपने माइक्रो कंप्यूटर्स को, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। नंबर 1 हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, दूसरे हो गए लैपटॉप कंप्यूटर्स, तीसरा हो गया नोटबुक टैबलेट, ये कंप्यूटर्स हो गए, चौथा हो गया पाम टॉप या स्मार्टफोन। ये 4 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए नोटबुक क्या नाम है, डेस्कटॉप पीसी, जैसे नाम है डेस्कटॉप यानी डेस्क के ऊपर, मेज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर रख करके चलाया जाता है इसको, तो इसलिए इसका नाम हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर, पहला कैटेगरी। दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आप गोद में रख करके आप चला सकते हो, लैपटॉप हो गया। नोटबुक पीसीज, टैबलेट, टैबलेट के बारे में आप जानते ही हैं, जिसमें कीज़ वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं होता, अलग से कीबोर्ड लगा सकते हो। टच पैनल होता है, जैसे कि एक टच वाला टच स्क्रीन का एक छोटा मोबाइल हो गया और उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, वो टैबलेट हो गया। नोटबुक पीसी, तो कुछ ऐसे लैपटॉप्स भी आते हैं जिसमें टच स्क्रीन भी होती है और उसके अंदर अलग से कीबोर्ड लगा करके आप चला सकते हो। हम तो उसको लैपटॉप कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो नोटबुक पीसीज होते हैं और टैबलेट होते हैं। चौथा हो गया पाम टॉप, ये पहले आता था पाम टॉप कंप्यूटर्स। अब या तो आज की डेट में कोई आदमी लेगा तो लैपटॉप पीसी लेगा या फिर मोबाइल लेगा। ये पाम टॉप, इसका जो ज़माना है ये ख़त्म है, ये पाम टॉप फार्म टॉप ये अब नहीं आता। तो पहले जो आता था ये पाम टॉप कंप्यूटर, तो पहले की कैटेगरी के हिसाब से ही हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। तो अब माइक्रो कंप्यूटर के 4 टाइप हो गए, पहला डेस्कटॉप, दूसरा लैपटॉप, तीसरा नोटबुक या टैबलेट और चौथा हो गया पाम टॉप। पाम टॉप को आज हम मोबाइल को भी पाम टॉप कंप्यूटर कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई स्पेशल एक ऐसी मशीन बना देंगे जिसको हम कंप्यूटर कहेंगे, नहीं। हमारे पास घड़ी आती है, वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। हमारे पास छोटे छोटे मोबाइल्स आते हैं जिसमें स्टोरेज हो सकता है, जिसमें फ़ोटोज़ खींचा जा सकता है, कैमरे का इस्तेमाल, और उसके ज़रिए मैसेजिंग भी की जा सकती है। छोटे से मोबाइल होते हैं, लेकिन वो भी हमारे एक पीसी ही है हमारे लिए। कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें जो कि डेटा को इनपुट कर सकती हो, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकती हो और डेटा का आउटपुट कर सकती हो, सारी मशीनें हमारे लिए कंप्यूटर है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। हाँ, ये है कि हम छोटी बड़ी और उसकी परफॉर्मेंस, उसकी पावर के हिसाब से हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का टॉपिक। उम्मीद है कि टॉपिक आज की आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे, हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करना फ्री है। तो बहुत शुक्रिया आज का वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, लोगों को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।